लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। आज मैं आपको उस आदमी की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने 3 साल में दुनिया की 1.5% आबादी को खत्म कर दिया। बड़े बड़े एम्पायर्स को इसने धूल में मिला दिया, लेकिन जब यह भारत के दरवाजे तक पहुंचा तो अचानक रुक गया। लेकिन क्यों? आज मैं आपको बताऊंगा वो असली वजहें जिनकी वजह से चंगेज खान भारत में नहीं घुसा। और यकीन मानिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस पूरी कहानी को सुनकर। यह साल था 1221 और महीना था नवंबर का। दिल्ली के बेहद करीब सिंधु नदी के किनारे इतिहास अपनी सांसें रोके खड़ा था। हजारों घोड़ों की टापों की आवाज इतनी भयानक थी कि कहा जाता है उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच रही थी। और ये घोड़े थे दुनिया की सबसे क्रूर माने जाने वाली मंगोल आर्मी के, और इस आर्मी को लीड कर रहा था खुद चंगेज खान। लेकिन यह समझने के लिए कि चंगेज खान यहां तक क्यों पहुंचा, हमें 3 साल पीछे जाना होगा, साल 1218 में, जहां एक छोटी सी गलती ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। और यह गलती की थी एक लालची गवर्नर ने, जिसे नहीं पता था कि उसने मौत को दावत दी है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आज भी एक सवाल है। वो हमला जो कि भारत ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया की पहचान को बदल सकता था। इतिहास में आज भी यह सवाल उठता है कि दुनिया को बर्बाद करने वाले इस शख्स ने आखिर भारत को हाथ क्यों नहीं लगाया। क्या चंगेज खान भारत की किसी ताकत से डर गया था, या फिर कोई ऐसी मजबूरी थी चंगेज खान की जिसने उसे भारत पर हमला करने से रोक लिया? आज इसी मिस्ट्री को हम डिकोड करेंगे हिस्ट्री कनेक्ट पर। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। चंगेज खान एक ऐसा रूलर था जिसने इतनी जमीन जीती कि खुद सिकंदर तक उतनी जमीन नहीं जीत पाया था। चंगेज खान सिर्फ एक बर्बर लुटेरा नहीं था, वो एक जीनियस था। उसने मंगोलिया को एकजुट किया मेरिटोक्रेसी के दम पर, यानी असली टैलेंट को पहचान कर। उसकी आर्मी में आगे बढ़ने के लिए खानदान नहीं बल्कि जंग में जौहर चाहिए था। साल 1206 तक उसने ऐसी मिलिट्री बना ली थी जो किसी भी पुरानी सभ्यता से बहुत ज्यादा एडवांस थी। जाहिर है कि चंगेज खान को भी मंगोलों की ताकत दुनिया को दिखानी थी, इसलिए उसका टकराव भी होना था। इसी कड़ी में चंगेज खान का टकराव होता है ख्वारिज्म साम्राज्य के साथ। यह एक ऐसा टकराव था जिसने आगे चलकर चंगेज खान को भारत की सीमाओं तक पहुंचा दिया। इस पूरी तबाही की शुरुआत हुई साल 1218 में। साउथ कजाकिस्तान के पास एक जगह थी ओतरार, जो उस वक्त शक्तिशाली ख्वारिज्म साम्राज्य का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। ओतरार कोई मामूली शहर नहीं था, यह मशहूर सिल्क रूट पर मौजूद एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। दुनिया भर का सोना, मसाले और रेशम यहां से गुजरते थे। ख्वारिज्म के सर्वे सर्वा थे सुल्तान मोहम्मद शाह। इन्होंने इस शहर की जिम्मेदारी अपने अंकल इनलचुक को दे रखी थी। इनलचुक बहुत ही लालची और अहंकारी गवर्नर था, जिसे अपनी ताकत पर बहुत गुमान था। साल 1218 में 450 मंगोल ट्रेडर्स का एक कारवां ओतरार पहुंचा। इस कारवां में चंगेज खान का एक खास नुमाइंदा और मंगोल सरदार भी शामिल थे। इन ट्रेडर्स का मकसद था सिर्फ व्यापार करना, लेकिन इनालचुक की नजर उनके पास मौजूद बेशकीमती सामान और सिल्क रूट से होने वाले मुनाफे पर थी। उसने इन मंगोलों को अपने दरबार में बुलाया, जहां उनके बीच तीखी बहस हुई। इन मंगोलों ने अपनी मंगोलियाई हेकड़ी दिखाई, जिससे आग बबूला होकर इनलचुक ने उन सभी 450 ट्रेडर्स की बेरहमी से हत्या करवा दी। अब इनालचुक को लगा कि वो एक खानाबदोश राजा के लोगों को मार कर बच जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने मौत के सबसे बड़े सौदागर को दावत दी है। चंगेज खान के लिए यह घटना सिर्फ एक ट्रेड का नुकसान नहीं था, बल्कि सीधे सीधे उसकी संप्रभुता पर हमला था। वैसे आपको बताऊं तो चंगेज खान शुरुआत में जंग नहीं चाहता था।
उसने ख्वारिज़म के सुल्तान से मांग की कि उसको न्याय दिया जाए, लेकिन बदले में शाह मोहम्मद द्वितीय ने भी उसके भेजे मंगोल दूतों की दाढ़ी जला दी और उन्हें अपमानित किया और उसमें से एक का सिर कलम कर दिया। अब मोहम्मद द्वितीय का यह काम सीधे सीधे चंगेज खान के स्टेपी ऑनर कोड को चैलेंज था। मंगोल कल्चर में एक दूत की सुरक्षा को डिवाइन माना जाता था। उसकी हत्या और उसका अपमान का जवाब सिर्फ एक तरीके से दिया जा सकता था, मुकम्मल और भयानक तबाही। इतिहासकार अता मलिक जुवैनी, जो बाद में मंगोलों के ही एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर उनके इतिहास के गवाह बने, वो अपनी किताब तारीख़ जहांगुशा में इस खौफनाक मंजर को बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि जब चंगेज खान बुखारा की आलीशान जामा मस्जिद में अपने घोड़े पर सवार होकर दाखिल हुआ तो उसने शहर के डरे हुए रईसों से कहा, ऐ लोगों, जान लो कि तुम लोगों ने बहुत बड़े गुनाह किए हैं। मैं खुदा का अजाब हूं। अगर तुमने ये पाप नहीं किए होते तो खुदा ने मुझ जैसा कहर तुम पर कभी नहीं भेजा होता। चंगेज खान की यह स्पीच एक तरह से सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी, ताकि दुश्मन लड़ने से पहले ही सरेंडर कर दे। फिर साल 1219 में चंगेज खान ने अपना कहर बरपाना शुरू किया। उसने ओतरार सिटी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इनलचुक को पकड़ने के बाद चंगेज खान ने उसे एक ऐसी सजा दी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसने इनलचुक की आंखों में और कानों में पिघली हुई चांदी भरवा दी ताकि वो मरते दम तक उस लालच का स्वाद चख सके जिसने उसे बर्बाद किया। लेकिन चंगेज खान था। वो सिर्फ ओतरार तक नहीं रुका, उसने सीधे ख्वारिज़म साम्राज्य से टक्कर ली जिसने उसके दूतों का अपमान किया था। कहा जाता है कि ख्वारिज़म साम्राज्य को नष्ट करते हुए मंगोलों ने 3 साल में 60 लाख लोगों की हत्या कर डाली। तब पूरी दुनिया की आबादी 40 करोड़ थी। मतलब चंगेज खान ने दुनिया के लगभग 1.5% आबादी को सिर्फ 3 साल के अंदर खत्म कर दिया। यह इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। चंगेज खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह को चैन से सोने नहीं दिया। वो उसे जहां भी ढूंढता रास्ते में आने वाले हर शहर को शमशान बना देता। समरकंद, बुखारा और ख्वारिज़म की गलियां इस दौरान लाशों से पट गई। उधर मोहम्मद द्वितीय उसकी दहशत में इधर से उधर भागता रहा और साल 1220 में उसकी मौत हो गई। फिर उसका बेटा जलालुद्दीन मांगबरनी राजा बना। जलालुद्दीन मांगबरनी अलग मिट्टी का बना था। उसने अपनी बिखरी हुई 90,000 की सेना को इकट्ठा किया और फिर गजनी के पास परवान की लड़ाई में मंगोलों को उसने हरा भी दिया। यहां तक कि उसने चंगेज खान के एक दामाद को भी मार डाला। लेकिन फिर जब वो गजनी पहुंचा तो वहां चंगेज खान की सेना से उसकी बुरी तरह हार हुई। उधर चंगेज खान, जो परवान की हार को अपनी खुद की बेइज्जती मान रहा था क्योंकि उसके दामाद की भी हत्या हुई थी, वो अपनी सबसे खतरनाक टुकड़ियों के साथ जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा कर रहा था। गजनी में हार के बाद जलालुद्दीन अपनी बची कुची सेना और अपने हजारों बेसहारा शरणार्थियों के साथ भारत की ओर रुख करता है, इस उम्मीद में कि सिंधु नदी के पार दिल्ली सल्तनत उसे पनाह देगी। 24 नवंबर 1221 की सुबह जलालुद्दीन को चंगेज खान ने कुछ इस तरह से घेरा कि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पीछे सिंधु नदी थी और सामने चंगेज खान की सेना थी। फिर सिंधु नदी के किनारे वो युद्ध हुआ जिसने जलालुद्दीन की बहादुरी को दुनिया के सामने रखा। जलालुद्दीन की सेना ने मंगोलों के लेफ्ट विंग पर अपनी पूरी ताकत के साथ जोरदार हमला किया और एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद वो घेर तोड़कर निकल जाएंगे। लेकिन चंगेज खान, जो ऊंचाई पर बैठकर शतरंज की तरह इस खेल को देख रहा था, उसने अपनी एलीट रिजर्व फोर्स यानी केशिक को मैदान में उतार दिया। दोपहर होते होते जलालुद्दीन की सेना गाजर मूली की तरह काट दी गई और सिंधु नदी का किनारा लाशों के ढेर में बदल गया। जब जलालुद्दीन को एहसास हुआ कि मंगोल उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे एक भयानक मौत दी जा सके, तो उसने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार, अपनी पत्नी और मासूम बच्चों को सिंधु की गहरी और बर्फीली लहरों में कूदने का इशारा किया ताकि वो मंगोलों की बर्बर गुलामी और जिल्लत से बच सके। किनारे पर खड़ा चंगेज खान, जो अपनी उम्र में हजारों को मरते हुए और लाखों लोगों को घुटने टेकते हुए देख चुका था, वो इस सीन को देखकर दंग रह गया। उसने अपने बेटों की ओर मुड़कर कहा, देखो, एक बाप के पास ऐसा बेटा होना चाहिए जो मौत के जबड़े से ऐसे निकल जाए जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब दोस्तों, ये हो गई कहानी उस पूरी स्टोरी की कि कैसे वो सिंधु नदी पहुंचा। इसी जगह से वो बात सामने आती है जिसने कई सालों तक हिस्टोरियंस को परेशान करके रखा। जलालुद्दीन नदी पार करके आज के पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में पहुंच चुका था और उसने वहां अपनी ताकत फिर से जुटाने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। चंगेज की सेना के 2 तुमेन यानी करीब 20,000 सैनिक उसका पीछा करते हुए सिंधु पार भी कर गए। उन्होंने मुल्तान और लाहौर के इलाकों में लूटपाट भी की, लेकिन चंगेज खान खुद सिंधु नदी के किनारे ही रुक गया। दिल्ली में उस वक्त गुलाम डायनेस्टी के सुल्तान इल्तुतमिश का शासन था।
इस समय उसकी खुद की हालत बहुत पतली थी। सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं बल्कि इंटरनल विद्रोहियों जैसे कि नसीरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दोज, इन सब से भी वो जूझ रहा था। ऐसे में इल्तुतमिश के सामने एक बहुत बड़ी मोरल और स्ट्रेटेजिक चुनौती थी। जलालुद्दीन ने उसे खत भेजा और एक मुस्लिम भाई होने के नाते पनाह मांगी। इल्तुतमिश जानता था कि जलालुद्दीन की मदद करने का मतलब है चंगेज खान के कहर को दिल्ली की गलियों तक सीधे सीधे इनवाइट कर देना। उसने बहुत ही शातिर और कोल्ड डिप्लोमेसी दिखाई। उसने जलालुद्दीन के दूत को चुपचाप मरवा दिया ताकि जलालुद्दीन और उसके बीच कोई ऑफिशियल गठबंधन दिखाई ही ना दे और मंगोलों को यह मैसेज जाए कि दिल्ली जलालुद्दीन के साथ नहीं है। फिर उसने जलालुद्दीन को एक मैसेज भेजा जो हिस्ट्री में मशहूर हो गया। उसने कहा कि भारत की गर्म आबो हवा सुल्तान के मिजाज के हिसाब से नहीं चल रही। यह सिर्फ एक भौगोलिक टिप्पणी नहीं थी बल्कि एक बहुत ही डिप्लोमेटिक धमकी और इनकार था। इल्तुतमिश की इस कोल्ड डिप्लोमेसी का रिजल्ट यह हुआ कि चंगेज खान ने सिंधु नदी पार नहीं की। वो जलालुद्दीन के भारत छोड़ने का इंतजार करने लगा और फिर आखिरकार सेंट्रल एशिया वापस लौट गया। उसके जाने के बाद जलालुद्दीन करीब 3 साल तक पंजाब और सिंध के इलाके में लूटपाट और स्ट्रगल करता रहा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे दिल्ली में कभी घुसने नहीं दिया। आखिर में वो पर्शिया यानी ईरान चला गया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी से सवाल ये उठता है कि इल्तुतमिश के सिर्फ मना भर कर देने से क्या चंगेज खान ने अपना प्लान बदल लिया था? हिस्टोरियंस जैसे कि पीटर जैक्सन और रिचर्ड ईटन, ये जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, ये चंगेज खान के वापस जाने के पीछे और भी कई वजहें बताती हैं। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि आप कोई जासूसी की कहानियां सुन रहे हैं। इन हिस्टोरियंस के हिसाब से चंगेज खान का सबसे बड़ा दुश्मन था इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट। मंगोल घुड़सवार और उनके छोटे लेकिन बहुत मजबूत घोड़े सेंट्रल एशिया के ठंडे, ड्राई और ओपन मैदानों के लिए हैबिचुअल थे। इंडिया की ह्यूमिडिटी और मॉनसून की कंडीशन उनके सबसे खतरनाक हथियार यानी कि कंपोजिट बोज के लिए अच्छा नहीं था। ये जो धनुष होते थे, ये लकड़ी, हिरण के सींग और जानवरों की नसों का एक तरह से ग्लू जोड़कर बनाते थे। ज्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी के चलते गोंद पिघलने लगता था, धनुष इससे कमजोर हो जाता था और उसका लचीलापन कम हो जाता था। यानी अगर मंगोल आर्मी भारत में आगे बढ़ती तो शायद मंगोलों के हथियार ही उनके जान के दुश्मन बन जाते, क्योंकि वो काम ही नहीं कर पाते। इसके अलावा भारत की गर्मी मंगोलों के भारी ऊनी कपड़ों, चमड़ों के जिरह बख्तर और उन घोड़ों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी जो सिर्फ सूखी घास पर जिंदा रहते थे। अब यह हो गई टेक्निकल बात। चंगेज खान के सामने एक और बहुत बड़ा चैलेंज था। इस समय तक उसकी काफी उम्र हो चुकी थी और उसके एम्पायर में कई इंटरनल विद्रोह भी सुलग रहे थे। साल 1221 में चंगेज अपनी उम्र के 60वें दशक में था। वो पिछले कई सालों से लगातार घोड़े की पीठ पर बैठकर जंग लड़ रहा था और उसके सैनिक घर वापसी और लूट के माल का मजा लेना चाहते थे। उसी टाइम पर मंगोलिया के नॉर्थ ईस्टर्न शीशिया साम्राज्य ने विद्रोह कर दिया। यहाँ के राजा ने चंगेज के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उधर चंगेज का अपना बदला पूरा हो चुका था। ख्वारिज्म का एम्पायर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका था और उसका घमंडी शाह मोहम्मद वती मर चुका था। चंगेज खान कोई जज्बाती राजा था नहीं, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और दूरदर्शी सेनापति था। उसे पता था कि गंगा और यमुना की जमीन को एक बार फिर भी जीता जा सकता है, लेकिन हिमालय के ऊंचे दर्रों और हिंदू कुश के कठिन रास्तों से अपनी सप्लाई चेन को सेफ रखना और भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन से लड़ पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है, जिसकी उसे फिलहाल कोई जरूरत नहीं थी। मिन्हाजुस सिराज अपनी किताब तबकाते नासिरी में एक और बहुत ही दिलचस्प और मिस्टीरियस जानकारी देते हैं। वो लिखते हैं कि चंगेज खान ने कुछ हफ्तों तक सिंधु नदी के किनारे स्वात और पेशावर के इलाकों में कैंप किया। उसने अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से ज्योतिषियों से सलाह ली और शकुन देखने के लिए जानवरों के बॉडी पार्ट्स का टेस्ट किया। भेड़ों की हड्डियों को जलाकर फ्यूचर देखने की एक परंपरा रही है मंगोलों में। कहते हैं कि जब ऐसा किया गया तो मंगोलों को बताया गया कि भारत में घुसना उसके और उसके वंशजों के लिए शुभ नहीं होगा। फिर आखिरकार चंगेज खान ने अपने घोड़ों की लगाम वापस मोड़ने का हुक्म दिया और एक ऐसे रास्ते से वापस गया जो काफी कठिन था, यानी तिब्बत के ऊंचे पठारों के रास्ते। तो ये सब बातें कही जाती है दोस्तों चंगेज खान के भारत ना आने के पीछे। लेकिन सोचो अगर चंगेज खान उस दिन फैसला ले लेता सिंधु नदी पार करने का, तो आज का भारत कैसा होता। मंगोल हमले का मतलब था भारतीय सभ्यता के हजारों सालों के इतिहास का मुकम्मल विनाश। नालंदा, वाराणसी और दिल्ली जैसे जो ज्ञान और संस्कृति के केंद्र थे, वो शायद आज भी सिर्फ धूल भरे खंडहरों में मिलते। मंगोलों की युद्ध नीति थी टोटल डिस्ट्रक्शन की। ये न सिर्फ राजाओं को हराते थे बल्कि उस पूरी कौम की याददाश्त और उसकी पहचान को मिटा देते थे।
चंगेज खान के ना आने से भारत को एक ऐसी साइलेंट विक्ट्री मिली जिसकी कीमत हम आज भी महसूस करते हैं। इल्तुतमिश को अपनी सल्तनत को व्यवस्थित करने और किलों को मजबूत करने का वही कीमती समय मिला जिसने आगे चलकर एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन और ऐसी मिलिट्री तैयार की जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम हुए मंगोल हमलों को झेलने और उन्हें वापस खदेड़ने में कामयाब रहा। हिस्टोरियंस आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या चंगेज खान को भारत की ताकत से डर लगा था। बात यह है कि शायद चंगेज खान की डिक्शनरी में डर शब्द तो नहीं था, लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉशन जरूर एक वर्ड उनकी डिक्शनरी में रहा होगा। उसने सिंधु की लहरों में जलालुद्दीन का वो बेखौफ साहस देखा था जिसे देखकर कोई भी एक्सपीरियंस योद्धा ठिठक जाता। चंगेज खान की वो वापसी महज पीछे हटना नहीं थी, बल्कि एक महान एम्पायर की सीमाओं का बोध और अपनी सीमाओं की पहचान थी। उसने साबित किया कि एक महान विजेता वही होता है जो ये जानता है कि तलवार को कब चलाना है और कब घोड़े की लगाम खींचकर वापस मुड़ना है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंगेज खान के भारत पर हमला ना करने की। हालांकि चंगेज खान भारत से चला गया, लेकिन उसके बाद उसके खानदान के कई वंशजों ने लगातार हमले किए। ये हमले गयासुद्दीन तुगलक से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक और उसके बाद सीधे औरंगजेब के टाइम तक चलते रहे। अलाउद्दीन ने तो मंगोलों को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5-5 बार हराया। मंगोलों से बचने के लिए ही अलाउद्दीन ने दिल्ली में सीरी का किला बनवाया था ताकि वक्त रहते एक ऊंची जगह से मंगोलों पर अटैक किया जा सके। तो ये थी पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।